अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस, उसके डिविजन्स और उन डिविजन्स के फर्दर फेसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मियोसिस एक्चुअल में होता क्या है। मियोसिस बेसिकली एक रिडक्शन डिवीज़न है जिसमें हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की रिडक्शन देखते हैं, और ये प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ डिवीज़न है, यानी कि एक बड़ा माइटोसिस से बड़ा डिवीज़न हमारा मियोसिस होता है, क्योंकि इसके दो डिविजन्स होते हैं। फर्दर इसके मियोसिस 1, मियोसिस 2, और इसके बाद ये अकर होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स में। तो आप मियोसिस की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट्स अ रिडक्शन डिवीज़न, इट्स अ प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ डिवीज़न एंड इट अकरिंग इन द रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। तो मियोसिस की डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं इवेंट्स ऑफ मियोसिस में। तो इवेंट्स ऑफ मियोसिस एक 2 सक्सेसिव डिवीज़न ऑफ मदर सेल होता है, जिसमें फ़र्स्ट डिवीज़न मैंने आपको बताया है मियोसिस 1 होता है और सेकंड डिवीज़न मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम बोथ डॉटर सेल्स में रिड्यूस हो जाते हैं, हैप्लॉइड बन जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर 2n in both daughter cell is reduced to half n, यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर जिस तरह कि अगर पहले 2n है तो वो बोथ डॉटर सेल में रिड्यूस होके हैप्लॉइड चला जाएगा, तो हाफ n हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। उसके बाद अब फेसेस आ जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि मियोसिस के 2 डिवीज़न हैं, उन डिवीज़न्स के भी कुछ फेसेस हैं जिनमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर मियोसिस 1 है तो उसके प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस 1। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग आती है कि प्रोफेस 1 के भी कुछ डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, जिनके बाद वो मेटाफेस 1 के प्रोसेस में जाता है। तो उसके भी हैं 5 सब डिविजन्स, जिसमें है लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनाइन्स। फर्स्ट सब डिवीज़न है हमारे पास लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर अपने टेलोमेयर्स के साथ। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम बिकम्स टू कंडेंस एंड आर अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विया देयर टेलोमेयर्स। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ कंडेंस हो रहे हैं और अटैच हो रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अपनी टेलोमेयर्स के साथ। तो लेप्टोटीन जो इनिशियल सब डिवीज़न है उसमें बेसिकली क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं। लेप्टोटीन के बाद जो सेकंड सब डिवीज़न आता है हमारा, वो आता है ज़ाइगोटीन। तो ज़ाइगोटीन में आप ये लिख सकते हैं कि साइनेप्सिस बिगिंस विद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान एक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग प्रोफेज, जो प्रमोट करता है डीएनए ब्रेकडाउन को, यानी कि डबल स्ट्रैंड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। लेप्टोटीन और ज़ाइगोटीन के बाद जो थर्ड सब डिवीज़न आता है वो है हमारे पास पैचटीन। पैचटीन में ये होता है कि जो 2 डिफरेंट यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि पैचटीन में बेसिकली ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो एग्जैक्टली सेम नहीं होते वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो पैचटीन में बेसिकली ये प्रोसेस होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कलर्स से रिप्रेजेंट किया है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा एक दूसरे से। तो इस डायग्राम से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेप्टोटीन और ज़ाइगोटीन और पैचटीन के बाद जो 4th डिवीज़न हमारे पास आता है प्रोफेस 1 का, वो है डिप्लोटीन, जहाँ पे जो है वो पेयर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और बन जाते हैं 2 पेयर्स ऑफ क्रोमेटाइड्स। तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइनेप्सिस एंड्स विद द डिसअपीयरेंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ज़ाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो अकर हुआ था और यहाँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो एंड हो जाएगा
और होमोलोगस पेयर जो होंगे वो रिमेन्स अटैच एट चिasmata, यानी कि यहाँ पे जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाएंगे और वो बन जाएंगे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमेटाइड्स। तो डिप्लोटीन में बेसिकली ये होता है। लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचटीन, डिप्लोटीन के बाद हम फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं प्रोफेज 1 के, जो कि है डाइकिनेसिस। तो डाइकिनेसिस में बेसिकली हमारे पास हो जाती है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड द सेल। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम बिकम फुली कंडेंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स एंड प्रेयर टू मेटाफेज 1। यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव हो जाती है और हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास मेटाफेज 1। तो डायग्राम्स मैंने इसलिए बनाई थी प्रोफेज 1 की क्लियरली कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि प्रोफेज 1 के जितने भी स्टेजेस हैं आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अक्सर मियोसिस के 2 डिविजन्स होते हैं। तो डिविजन्स में वो अक्सर प्रोफेज 1 के स्टेजेस के बारे में ही पूछते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियरली होना चाहिए कि डायग्राम्स के साथ बेसिकली प्रोफेज 1 में एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रोफेज 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे मियोसिस 1 के, जो कि है मेटाफेज 1। बाइवेलेंट्स में जो यानी कि टेट्राइड्स होते हैं becomes aligned in the center of the cell which is centromere and are attached to spindle fibers। तो फर्स्ट पॉइंट मेटाफेज 1 में ये होता है कि बाइवेलेंट्स यानी कि जो टेट्राइड्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल में, यानी कि सेंट्रोमियर में, और अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से। तो मेटाफेज 1 बेसिकली जो होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं अदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेट। और सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट रेफर्स टू द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट जो होती है वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे क्रोमोसोम मूव करते हैं रैंडमली टू सेपरेट पोल्स ड्यूरिंग मियोसिस। तो मेटाफेज 1 में बेसिकली जो है बाइवेलेंट्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं सेंटर ऑफ द सेल में और अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। उसके बाद इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट होती है, रैंडम अरेंजमेंट्स होती हैं पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की। तो मेटाफेज 1 में बेसिकली बाइवेलेंट्स और टेट्राइड्स बन जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेटाफेज 1। उसके बाद हम आ जाते हैं एनाफेज 1 में, जो कि मियोसिस 1 का थर्ड फेज़ है। एनाफेज 1 में आप ये लिख सकते हैं कि इट बिगिंस व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो बेसिकली एनाफेज 1 का पॉइंट यही है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेपरेट ग्रुप्स बन जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम बोथ पोल्स में मायोटिक सेल में जो है वो मैकेनिज़्म ये होता है कि सेपरेट हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स। तो अगर आप मेटाफेज के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एनाफेज में बेसिकली यहाँ पे सेपरेशन हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो बेसिक पॉइंट आपका जो उठता है एनाफेज 1 में वो यही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेलोफेज 1, जो कि फोर्थ फेज़ है हमारे पास मियोसिस 1 का। इस फेज़ में बेसिकली ये होता है कि क्रोमोसोम फिनिश हो जाते हैं मूविंग टू ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल और साइटोकाइनेस जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं 2 डॉटर सेल। तो टेलोफेज 1 का बेसिकली यही पॉइंट निकलता है कि न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स एंड न्यूक्लियोलाई रीअपेयर। तो यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, यानी कि फ़र्स्ट डिवीज़न हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्रोफेज 1 फर्स्ट फेज़ पढ़ा, जिसके सब डिविजन्स थे लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचटीन, डाइकिनाइन्स, डिप्लोटीन। उसके बाद हमने पढ़ा मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। होपफुली आपको फर्स्ट डिवीज़न क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेकंड डिवीज़न पे चलते हैं, जो कि है मियोसिस 2। मियोसिस 2 को आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशनल डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं मियोसिस 2 तक, यानी कि जो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर है इन डॉटर सेल वो सेम रहेगा मियोसिस 2 तक। तो ये एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ईच ऑफ हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस 1, यानी कि इसकी बेसिकली डेफिनेशन ये बन जाती है कि इन मियोसिस 2 ईच ऑफ हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस 1, यानी कि रिमेन्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कोई चेंजेस नहीं आती, इसलिए हम इसको इक्वेशनल भी कहते हैं कि ये इक्वल रखता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को। उसके बाद हम फेसेस पे आ जाते हैं मियोसिस 2 के,
इसकी भी बेसिकली मियोसिस 1 की तरह 4 ही फेसेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 पे आ जाते हैं। प्रोफेज 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आप लिख लें अपने पास कि इट इमीडिएटली सेट्स ऑफ आफ्टर साइटोकाइनेसिस व्हेन डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम बिगिंस टू कंडेंस accompanied by the dissolution of the nuclear membrane। और थर्ड पॉइंट आएगा disappearance of Golgi apparatus and R complex। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपनी थ्योरी के लिए भी, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको समझाने का मकसद ये है कि इसमें ये हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहे हैं एंड न्यू स्टेट स्पिंडल फाइबर फॉर्म, यानी कि क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ द सेल, जिस तरह के एक न्यू सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी वही हो रहा है जिस तरह के प्रोफेज के पहले कंडेंसेशन होती है, उसके बाद जो है वो न्यू सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सिमिलरली आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि क्रोमोसोम बिगिंस टू कंडेंस अकम्पनी बाय द डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इट इमीडिएटली सेट्स ऑफ आफ्टर साइटोकाइनेसिस व्हेन डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और डिसअपियरेंस ऑफ गोल्जी apparatus एंड ER कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus एंड ER कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus बेसिकली वो होता है कि स्टैक ऑफ स्मॉल फ्लैट सैक्स फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि स्टैक ऑफ स्मॉल फ्लैट सैक्स होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के मेम्ब्रेन्स में फॉर्म्ड होते हैं। और ER कॉम्प्लेक्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बेसिकली नेटवर्क होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर का और ट्यूब्स का इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो ये दोनों जो है वो इनकी डिसअपियरेंस भी प्रोफेज 2 में हमें नज़र आती है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मेटाफेज 2 में। ये 3 पॉइंट अगर आप प्रोफेज 2 के लिए लिख लेंगे तो ये उस पूरे प्रोसेस को डिफ़ाइन कर रहा है। उसके बाद आप आ जाते हैं मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 पे आप लिख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स के क्रोमोसोम कनेक्टेड टू सेंट्रियोल पोल्स at the kinetochores of sister chromatids through the microtubules। and second point आप ये लिख सकते हैं कि they also get aligned at the equator to form the metaphase plate। फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं पहले कि क्रोमोसोम कनेक्टेड टू सेंट्रियोल पोल्स एट द काइनेटोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि क्रोमोसोम सेंट्रियोल बेसिकली जो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और काइनेटोचोर्स वो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफाई करता है अटैचमेंट बिटवीन द क्रोमोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल। तो यहाँ पे आपको काइनेटोचोर्स का भी मतलब पता चल गया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रियोल्स से अटैच होते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड्स थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसके बाद अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर में टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। बेसिकली मेटाफेज 2 में ये हो रहा है कि सेंट्रोमियर्स जो हो रहे हैं वो पेयर क्रोमेटाइड्स के अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट्स में बोथ सेल्स में। तो ये एक इक्वेटोरियल प्लेट्स का फेज़ भी कहलाता है कि यहाँ पे जो है वो दे ऑल्सो गेट अलाइन एट द इक्वेटर टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज 2। हमने मेटाफेज 2 भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड फेज़ आता है मियोसिस 2 का, जो कि है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में आप फिर अगेन 2 पॉइंट्स लिख लें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अगर आप अपनी थ्योरी में भी लिखेंगे तो आपकी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेबल होगी। उसमें फ़र्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर पुल्ड अवे टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एज क्रोमेटाइड्स मूव टुवर्ड द पोल्स द काइनेटोचोर इज़ एट द लीडिंग एज विद द क्रोमोसोमल आर्म्स ट्रेलिंग। इन दोनों पॉइंट्स का बेसिकली मतलब यही है कि क्रोमेटाइड्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं सेंट्रोमियर से और माइग्रेट होते हैं अलोंग द स्पिंडल फाइबर टू ऑपोजिट पोल्स। यानी कि एनाफेज 2 में जस्ट क्रोमेटाइड्स स्प्लिट अवे हो जाते हैं सेंट्रोमियर से और माइग्रेट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से टू ऑपोजिट पोल्स। सबसे पहले वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट होते हैं, उसके बाद ईच क्रोमेटाइड जो है वो अवे होते हैं ऑपोजिट पोल्स में जाते हैं, फिर मूव टुवर्ड करते हैं पोल्स में, और लीडिंग एज काइनेटोचोर में क्रोमोसोमल आर्म्स जो होती हैं वो ट्रेलिंग करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेलोफेज 2।
टेलोफेज़ में बेसिकली टेलोफेज़ 2 में जो होता है सेल पिंच जो होता है सेंटर में वो डिवाइड अगेन हो जाता है। फाइनल आउटकम जो होती है वो 4 सेल्स की हो जाती है और ईच विद हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द ओरिजिनल। एंड इन द केस ऑफ मेल्स में ये होता है कि ईच सेल बिकम अ स्पर्म एंड इन केस ऑफ फीमेल वन सेल बिकम्स एन एग एंड द अदर 3 बिकम पोलर बॉडीज़ विच आर नॉट यूज्ड। तो इसके भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम डिसॉल्व्स अगेन इनटू एन अनडिफरेंशिएटेड लम्प एंड अ न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड इट followed by cytokinesis. Telophase 2 marks the end of meiosis. 4 haploid daughter cells are formed as a result. यानी कि यहाँ पे फाइनल आउटकम हो जाता है 4 सेल्स का और हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड हो जाता है ओरिजिनल का। और इन केस ऑफ मेल जो होता है वो ईच सेल बिकम अ स्पर्म एंड इन द केस ऑफ फीमेल वन सेल्स बिकम्स एन एग एंड द अदर 3 बिकम पोलर बॉडीज़ विच आर नॉट यूज इन दिस प्रोसेस अगेन। तो यहाँ पे हमने मियोसिस के डिविजन्स भी पढ़ लिए, मियोसिस की डेफिनेशन, मियोसिस के फेसेस, कितने फेसेस होते हैं मियोसिस 1 के, कितने फेसेस होते हैं मियोसिस 2 के। हमने ये मियोसिस का टॉपिक कवर कर लिया है जो कि बोर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो होपफुली अब आपको मियोसिस क्लियर हो गया होगा अच्छे से मियोसिस का टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन बोर्ड्स के लिए। तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर सकूं और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।